उपन्यास आधुनिक काल में लिखा गया, उससे पहले आया ही नहीं, कैसे आता? तो उपन्यास आधुनिक काल की विधा है क्योंकि उसके पैदा होने की कंडीशंस आधुनिक काल में ही बन पाई, उससे पहले नहीं बन पाई। हिंदी में पहला उपन्यास 1882 में लिखा गया क्योंकि उसके पहले स्कोप नहीं था, कैसे लिखते। ऐसे ही आजकल एक विधा जो साहित्य में शामिल भी होती है, कुछ लोग शामिल नहीं भी करते, वो है सिनेमा। कहीं कहीं साहित्य की एक विधा मानते हैं सिनेमा को, जो नाटक जैसी विधा है। सिनेमा प्राकृतिक है या और ज्यादा डेवलपमेंट्स के बाद आने वाली विधा है? और डेवलपमेंट्स, तकनीक होनी चाहिए, कैमरा होना चाहिए, एडिटिंग मशीन्स होनी चाहिए। जब वो सब होगा तो सिनेमा आएगा। तो सबसे पहली बात जो आज हमने समझ ली है, पूरी पहला हिस्सा पूरा हो गया, वो ये कि कहानी एक विधा है, और विधा कैसे वाली है? प्राकृतिक विधा है। और इस मामले में वह गीत और नाटक के समानांतर चल रही है। रामायण महाभारत में मतलब अगर उनको मानेंगे तो आख्यायिका एक शब्द है जिसको उपन्यास के साथ समझेंगे, महाभारत करेंगे। जैसे महाभारत है वो एग्जैक्टली कैसा था हमें नहीं पता। ऐसा मानते हैं कि जो मूल महाभारत था उसमें कम से कम 4 गुना प्रक्षिप्त अंश बाद में जुड़ गए हैं। तो उसमें कितना उस समय लिखा गया, कितना बीच बीच में किसने जोड़ दिया, उसका हमें कोई अंदाजा नहीं। और आपने सुना होगा कि वेदों के लिए एक शब्द चलता है श्रुति। वो श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय लिपि उनके पास नहीं थी। पूरे के पूरे वेद याद किए गए, रटे गए। गुरुकुलों में क्या होता था कि टीचर लोग बच्चों को याद करवाते थे, बच्चे रटते थे। रट रट के कई पीढ़ियों तक वेद कंटिन्यू चलते रहे। पर ध्यान रखना है, जिस रचना में लय है उसे रटा जा सकता है, गद्य को रटा भी नहीं जा सकता है। जैसे फिल्मों के गीत याद हो जाते हैं, डायलॉग याद नहीं होते, होते भी हैं तो एग्जैक्ट नहीं याद होते, कुछ शब्दामय होते हैं। क्योंकि लय में क्या होता है कि जैसे आपने एक गीत याद किया हुआ है, जब तक रहेगा आगे भूल गए, पकोड़ा खा के समोसा था। अब जब तक रहेगा डोसे में नहीं, क्योंकि वो मात्रा बैठेगी नहीं। आप गा रहे हैं, मात्रा ही बैठ रही, या तो लंबा खींच रहा है या छोटा हो गया। छोटा होगा तो ऊ करके मैनेज करेंगे इसे ऐसे। जब तक रहेगा ओ में आलू, तो ओ जब तक नहीं याद आएगा ना, बड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि मात्राएं फिक्स हैं। गद्य में क्योंकि मात्राएं फिक्स नहीं है, इसलिए भूलने का, गलती हो जाने का स्कोप ज्यादा रहता है। इसलिए लंबे समय तक वेद याद रखे गए श्रुति के रूप में। गद्य, प्योर गद्य होता तो शायद मुश्किल होता। वेदों में लयात्मकता है। आप देखेंगे वेदों के जितने भी ऋचाएं हैं उन सब में आमतौर पर एक फ्लो है, लय विद्यमान है। आप जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं उसकी प्रेयर होती थी स्कूल में, आप लोगों की प्रार्थना कौन सी भाषा में होती थी? आमतौर पर संस्कृत में होती होगी, शायद हिंदी में होती थी। कितने लोगों के संस्कृत में होती थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिशु मंदिर में पढ़ के आए हैं? हाँ। कौन सी वाली? याकुंदेन्दुतु याद किया होगा, वो याद किया होगा। कितने लोगों को याद है आज तक याकुंदेन्दुतु शारदार हवला धवला? आपको याद है? करीब 50 लोगों को याद है। इन 50 में से कितने लोगों को उसका पूरा मीनिंग पता है? हाथ खड़ा करें। एक को भी नहीं पता है। ऐसे ही वेद चले थे, मीनिंग एक को भी नहीं पता है, तो चल रहा है। स्कूल में प्रार्थना आपने 12-13 साल की होगी, नर्सरी से 12वीं क्लास तक। 13 साल रोज सुबह एक गीत गाते रहे बिना उसका अर्थ समझे। ना आपने अर्थ पूछा, ना मास्टर जी ने बताया। उनको बताने से मतलब नहीं, आपको पूछने से मतलब नहीं। और आपके मन में कभी यह सवाल भी नहीं है कि अगर ईश्वर सच में ईश्वर है तो वो हिंदी क्यों नहीं समझता है? उसे संस्कृत ही क्यों समझ में आती है? हमें तो हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी 3 समझ में आती है, उन्हें एक ही समझ में आती है। तो ईश्वर वो है कि मैं हूं? तो मन में सवाल आना चाहिए था। इतने मूर्ख लोग हैं देश में, इतना भी नहीं करते कि प्रार्थना अपनी भाषा में सिखा दें कम से कम, ताकि पता तो हो कि हम भगवान से क्या बात कर रहे हैं। पता तक नहीं। और इसी तरह से वेद, उस समय भी ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे थे, रटने वाले तोते। गुरु जी कह रहे हैं चलो शुरू हो जाओ, सहतौते तम तौतान तेन ताभ्यन, शुरू कार्यक्रम। मीनिंग किसी को नहीं पता है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उससे वेद सुरक्षित हो गए।
रामायण महाभारत भी क्योंकि लयात्मक है, बहुत सारी चीजें याद करके लिखी गई। तुलसीदास से रामचरितमानस लिखी क्योंकि उस समय मोरपंखी और उन सब चीजों से लिखने का रिवाज शुरू हो गया था। लेकिन रामचरितमानस को छाप के भेजना संभव नहीं था उस जमाने में, पर क्योंकि लय थी और जबरदस्त उसमें कथानक था, इसलिए क्या होता था कि एक गांव में कुछ लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने याद की, दूसरे गांव में जाके राम कथा शुरू हुई, वहां राम कथा हुई, कुछ चेले बन गए, उन्होंने याद की, वो कुछ और गांव में जाने लगे, राम कथा प्रसंग होने लगे। ऐसे करते करते तुलसीदास का रामचरितमानस भारत का राष्ट्रीय काव्य बना। राष्ट्रीय काव्य इस सेंस में कि जितना महत्व उसका घरों के अंदर है उतना किसी का महत्व नहीं है, इस सेंस में। ठीक है, चलिए अब जब हमने समझ लिया कि प्राकृतिक विधा है, तो हम ये समझते हैं कि कहानी और कथा, इन दो शब्दों में क्या अंतर है। और यहां से आप कुछ तकनीकी शब्दों को समझना शुरू कर देंगे। एक होती है कथा, एक होती है कहानी। कथा वो है जो बचपन में आपने खूब सुनी, जैसे आपने सुना होगा पंचतंत्र, है ना, तो पंचतंत्र की कथाएं। एक हितोपदेश नाम का ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। एक आपने जातक कथाओं का नाम सुना है? किसके बारे में है? बुद्ध के बारे में है, जातक कथाएं। एक और संग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है, कथा सरित सागर। जैसे ये सब कहानियां हैं ना, इन सबको हम बोलते हैं कथा परंपरा, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन जिस कहानी की बात हम कर रहे हैं वो कहानी आधुनिक काल की चीज है, वो प्राचीन और मध्यकाल की चीज नहीं है। तो ऐसा क्या अंतर हो गया भाई? कथा तो पहले से थी, फिर हम उसको आज भी कहानी क्यों नहीं मान लेते? कहानी को अलग ही क्यों मानते हैं? तो एक बात का अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा। साहित्य की दुनिया में दो शब्द खूब चलते हैं, उनमें से एक शब्द है आदर्शवाद और एक शब्द है यथार्थवाद। आदर्शवाद और यथार्थवाद। प्रेमचंद को पढ़ते हुए यही दो शब्द बार बार आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान क्या है? उनका योगदान है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से चरम यथार्थवाद तक हिंदी साहित्य को पहुंचा देना। एक वाक्य में ये कहते हैं। आदर्शवाद के लिए अंग्रेजी शब्द है आइडियलिज्म। आप में से यदि किसी का विषय फिलॉसफी रहा हो तो वो इस शब्द को समझ पा रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है ना। दरअसल आइडियलिज्म के कई मतलब होते हैं, यहां उसका एक खास मतलब है। देखिए, दर्शन की दुनिया में एक बहुत विचित्र सा कंसेप्ट है, और वो ये है कि अगर हम मान लें कि अंतिम सत्ता किसी भौतिक वस्तु की नहीं है बल्कि चेतना की है या ईश्वर की है, मान लीजिए, ये आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, जिसको प्रत्ययवाद भी कह देते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिज्म भी कह देते हैं। और यदि कोई माने कि ईश्वर विश्वर बेकार की बात है, आत्मा बेकार की बात है, अंतिम रूप से यह पृथ्वी या भौतिक वस्तु में ही सत्य है, इसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको भौतिकवाद, मेटीरियलिज्म कहेंगे। और जब कोई कहे कि जो, या और स्पष्ट कहें, दर्शन की दुनिया में आपको क्या लगता है? जैसे मेरे हाथ में जो पेन दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है पेन है, ये पेन सच में है, ये प्रतीत हो रहा है सच में है? अगर आप मानते हैं कि सच में है तो आप यथार्थवादी हैं, रियलिस्ट हैं। और दर्शन में ऐसे लोग हैं जो न केवल कहेंगे बल्कि साबित कर देंगे आपके सामने कि पेन नहीं है, और आप देखते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, वो साबित भी कर देंगे, आप भौचक्के रह जाएंगे कि ये क्या साबित कर दिया। और आपके सामने साबित करेंगे 500 लोगों के सामने, और आप ऐसे किसी की चू भी नहीं निकलेगी उसके बाद, ऐसा साबित कर देंगे। और फिर वो कहेंगे पेन है नहीं, पेन प्रतीत हो रहा है। ये आइडियलिज्म है दर्शन की दुनिया में। लेकिन जब साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग हो, ये मैंने इसलिए कहा कि दर्शन के लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, उससे अलग शब्द में यहां पर हम बात करेंगे, अलग अर्थ में बात करेंगे। साहित्य की दुनिया में आदर्शवाद का सरल सा मतलब है कि लेखक का उद्देश्य क्या है। अगर लेखक का उद्देश्य है आदर्श की स्थापना करना, तो वो आदर्शवादी है। और कुछ लेखक क्या करते हैं, जो आजकल के अच्छे लेखक माने जाते हैं,
तो कह रहे आदर्श वादर्श छोड़ो, भाड़ में जाए। यथार्थ को सही रूप में प्रस्तुत करना, यथार्थ को सही रूप में प्रस्तुत करना, इसको बोलते हैं यथार्थवाद। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। जैसे पिछले 8-10 साल से हिंदी सिनेमा में एक डिबेट चल रही है। एक फिल्म आई थी दिल्ली बैली, करीब 8-10 साल हो होंगे इस बात को मेरे ख्याल से, और वो पहली ऐसी फिल्म हिंदी में थी जिसमें गालियों का प्रयोग भयानक तरीके से किया गया था। जितनी गंदी गालियां सोची जा सकती है वो सब उस फिल्म के अंदर थी, और धारा प्रवाह एकदम। और आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उस फिल्म में उनका छोटा सा रोल भी था। तो लोगों ने कहा कि यार आमिर खान, तुम इतने संजीदा किस्म के आदमी बनते हो, इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाते हो, सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति भी हो, ये क्या कर दिया। तो आमिर खान ने तो जो बात कहनी थी वो कही। उसने कहा कि भाई समाज का सच है, इसमें छिपाने में क्या रखा है, जो सच है वो है सच। तो आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोगों ने देखी वो वाली फिल्म दिल्ली बैली? ठीक है, लगभग 10 से 15% बच्चों ने देखी है, ठीक है। अच्छा, लड़कियों ने एक ने भी नहीं देखी है? अच्छा, आपने देखी है। मुझे लगा आप गंदी चीजें दूर रहते हैं इसलिए आपने ध्यान रखा इस बात का, ठीक है। एक और फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो कितने लोगों ने देखी, हाथ खड़ा करे। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। इतना खुश है जैसे खुद उस गैंग का हिस्सा हो। देखिए, खुशी का आलम देखिए। अच्छा, आप लोगों ने भी देखी, ठीक है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी गालियां हैं, दिल्ली बैली से कम है, लेकिन हाँ गालियां ठीक ठाक मात्रा में हैं। इससे आपको प्रेरणा तो नहीं मिल रही कि दिल्ली बैली आज देखते हैं घर जाके? पता ही नहीं था ये तो आप मुझे ये बताएं, किसी फिल्म में गालियों का होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, बहुत मजा आता है। मजा आता है, एकदम होम फीलिंग टाइप का लगता होगा ना, कि जैसे अपने रूम में बैठे हुए हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। जैसे रूम में होता है, 4 रूममेट्स हैं, हर तरफ से गालियां बरस रही हैं, तो फिल्म में ही बरस रही हैं सामने से। कितने लोगों को लगता है कि बुरी बात है इसी फिल्म